देखो इसमें आज पढ़ना है प्रतिबिंब। आज प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखना है, इसमें जो फोकस बिंदु हमने पढ़ाया था, फोकस बिंदु और प्रतिबिंब, इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, 1 पॉइंट का अंतर है केवल, और ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों को ध्यान से समझना। देखो जो हमने फोकस बिंदु पढ़ाया था, फोकस बिंदु प्रतिबिंब में थोड़ा सा अंतर है। इस प्रतिबिंब जो फोकस बिंदु पहले हम बता दे रहे हैं, फोकस बिंदु क्या होता है। उस दिन हमने पढ़ाया था फोकस बिंदु के बारे में, तो हमने इसमें बताया था कि एक कोई दर्पण होता था, इस दर्पण के पीछे पॉलिश होती थी, और इसमें कोई सरल रेखा होती थी, यहाँ वक्रता केंद्र से ही इधर ध्रुव P होता था, और जब किरणें इधर कोई वस्तु होगी रखी हुई, जब कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होती हैं, परावर्तन के बाद ये इस तरीके से वापस लौट जाती हैं। तो जितनी भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं इन सबका परावर्तन हो जाता था, और परावर्तन के बाद फिर ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को हम कहते थे फोकस बिंदु। और ये फोकस बिंदु में इसकी परिभाषा हमने लिखी थी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ भी किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। फोकस बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है कि जिस पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन ये बिंदु हमेशा इस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ये जो सरल रेखा है, सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ये शुरुआत में हमने बताया था। तो ये मुख्य अक्ष पर ही तो ये फोकस बिंदु स्थित है, ठीक, ये बिंदु मुख्य अक्ष पर ही स्थित है। लेकिन हम जब यहाँ प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ेंगे या चित्र देखेंगे तो उसमें अंतर सिर्फ इतना ही होगा कि किरणें वहाँ भी एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिबिंब में भी किरणें एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि प्रतिबिंब जहाँ पर बनेगा वो वाला बिंदु इस मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होगा, कहीं और स्थित होगा। मुख्य अक्ष के नीचे भी स्थित हो सकता है, ऊपर भी स्थित हो सकता है, दाएं बाएं कहीं भी स्थित हो सकता है, लेकिन ये प्रतिबिंब में जो बिंदु बनेगा वो मुख्य अक्ष पर नहीं होगा, मुख्य अक्ष पर बिंदु नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक। बस इतना ही अंतर है। और जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं वही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, और मुख्य, और यही फोकस बिंदु है कि जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि फोकस बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, और जबकि प्रतिबिंब वाला बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होगा। बस इतना सा अंतर है। देखो प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे मान लो एक ये दर्पण है, इसके बाहरी साइड में हमने पॉलिश कर दी तो इसका परावर्तक तल दबा हुआ हो गया, ये वाला इसका परावर्तक तल दबा हुआ है, और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ये हो गया वक्रता केंद्र C, इधर ध्रुव P। अब जैसे मान लो हमने एक किरण इस तरीके से गुजारी, इधर ये फोकस बिंदु F है, ठीक। ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में ही फोकस बिंदु होता है। अब मान लो एक किरण इस तरीके से आई, फोकस बिंदु से होते हुए आई, इधर से कई प्रकाश की किरणें आई और ये फोकस बिंदु से होते हुए किरणें गई। अब ये परावर्तक तल है, यहाँ से होगा परावर्तन, और परावर्तन में क्या होता है, किरणें वापस लौट जाती हैं। ऐसे जब इस वाले दर्पण से परावर्तन होगा तो ये किरण इस तरीके से वापस लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी। ऐसे ही देखो एक किरण हम यहाँ से ले गए फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से एक किरण हम लेके गए। और हाँ एक चीज़ और बता दें कि प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु होता है जो मुख्य अक्ष पर भी स्थित हो सकता है, और मुख्य अक्ष के नीचे भी स्थित हो सकता है, मुख्य अक्ष के ऊपर भी स्थित हो सकता है, और जबकि फोकस बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा। ये ध्यान रखना। आगे हम जब कंडीशन पढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में देखना किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो प्रतिबिंब ऐसा होगा कि मुख्य अक्ष पर भी स्थित हो सकता है, मुख्य अक्ष के नीचे भी स्थित हो सकता है, कहीं भी स्थित हो सकता है, और जबकि फोकस बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा।
तो ये किरण मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होते हुए गई, यहाँ से होगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये किरण इस तरीके से वापस लौट जाएगी। अब देखो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, इस फोकस बिंदु पर ही तो दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, यहीं तो काट रही हैं, तो यही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। फोकस बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक दूसरी स्थिति हम और समझा रहे हैं, उसके हिसाब से समझना अभी क्लियर हो जाएगा। एक ये पॉइंट और समझा रहे हैं, इससे समझना। एक ये अवतल दर्पण है, जब ध्रुव P हो जाएगा, वक्रता केंद्र C, यहाँ कहीं एक वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु रखी है, ये हो गया फोकस बिंदु F। अब पहली किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यहाँ से होगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये किरण इस तरीके से वापस लौट गई। ठीक, ये किरण वापस लौट गई। और दूसरी किरण हमने ली इस फोकस बिंदु से, यहाँ से होते हुए किरण गई। अब इसका भी परावर्तन होगा, क्योंकि ये परावर्तक तल है, और परावर्तक तल है तो यहाँ से होगा परावर्तन, तो ये किरण यहाँ से जब परावर्तन होगा तो ये किरण इस तरीके से वापस लौट जाएगी। अब देखो किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, परावर्तन के बाद जहाँ पर काट रही वो किरणें हमें देखनी है। तो ये किरण सीधे जा रही थी, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद यहाँ से तो ये वापस आई। ठीक, एक किरण ये गई तो यहाँ से परावर्तन हुआ दर्पण से, परावर्तन के बाद ये सीधे वापस लौट गई। तो हम देख रहे हैं कि जो वापस लौटने वाली किरणें हैं, एक ये है और दूसरी किरण ये वाली है। अब ये दोनों किरणें देखो कहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, ये इधर से आई, यहीं तो काट रही हैं एक दूसरे को, यहाँ काट रही हैं, और जहाँ पर काटेंगे वहीं बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब ये बन रहा है यहाँ पर। बात समझ में आई कि फोकस बिंदु में भी किरणें एक दूसरे को काटती हैं, फोकस बिंदु में भी किरणें एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन और प्रतिबिंब जो है, इस प्रतिबिंब में भी किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रतिबिंब जो फोकस बिंदु है वो हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता था। अब प्रतिबिंब कहीं भी हो सकता है, मुख्य अक्ष पर भी हो सकता है, या ये देखो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब वस्तु का बना, तो ये वाला बिंदु ऐसा बिंदु है कि जो कहीं भी स्थित हो सकता है। बात समझ में आई। अब परिभाषा बनानी है, तो जैसा चित्र में हुआ वैसे ही परिभाषा बनाते जाओ। सबसे पहले क्या हुआ था, वस्तु से किरणें चली थी, तो हम शुरुआत में बोलेंगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। फिर जब वस्तु से प्रकाश की किरणें चली, उसके बाद वो दर्पण से परावर्तन हुआ। ठीक, तो उसके बाद हम लिखेंगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात। तो जब दर्पण से परावर्तन हो गया तो हम देख रहे हैं कि जिस बिंदु पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो पूरी परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई। जैसा जैसा किया वैसा वैसा लिखना कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और इसके बाद पढ़ने हैं प्रतिबिंब के प्रकार। पहले इतना नोट करो, फिर प्रकार भी पढ़ाएं। देखो हेडिंग लिखो प्रतिबिंब, और इसमें लिखो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं
जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। और ये वाला चित्र बनाना चाहो तो ये वाला चित्र बना लो। ये चित्र बनाओ, फिर उसके बाद इसके प्रकार पढ़ाएंगे कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग लिखो प्रतिबिंब के प्रकार। कि वस्तु जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे पढ़ना है प्रतिबिंब के प्रकार। और प्रतिबिंब सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। ये दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। सीधे इसमें लिखो प्रतिबिंब के प्रकार हेडिंग डालो और इसमें लिखो कि प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। और ये नोट कर लो सिर्फ इतना। देखो जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक। अब एक बार ये समझ लो कैसे करके स्थितियाँ आएंगी या कैसे करके चित्र बनेगा। जैसे अवतल दर्पण है तो ये इधर हो गया वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और यहाँ होता है फोकस बिंदु F। अब पहले देखो स्थितियाँ हमारी कितनी 6 स्थितियाँ होंगी। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ होती हैं। और ये समझ लो क्वेश्चन हमसे कैसे करके पूछा जाएगा। देखो ये तो वक्रता केंद्र हो गया और ये जो पूरी लाइन दिखाई दे रही है ये है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। सबसे पहले देखो यहाँ तक की तो ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष से बाहर अगर कोई वस्तु स्थित है तो हम कहेंगे कि वस्तु अनंत पर स्थित है। इस मुख्य अक्ष के बाहर अगर वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो हम उससे कहेंगे कि वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। और वस्तु यहाँ पर भी स्थित है तो भी हम यही कहेंगे कि वस्तु अनंत पर स्थित है। तो पहली स्थिति हमारी यही हो जाएगी। ये पहली स्थिति, ये हमसे पूछा जाएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, कि अवतल दर्पण के सम्मुख, ये अवतल दर्पण ही तो है, कि अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का किरणारेख समझाइए। तो प्रतिबिंब का किरणारेख समझाइए। प्रतिबिंब का किरणारेख का मतलब यह है कि किरणारेख का मतलब होता है जो अभी हम चित्र बनाएंगे उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। कि जो वस्तु वास्तव में है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये सभी चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे देखना, जैसे हम लोग यहाँ, जैसे हम मान लो खड़े हैं यहाँ पर, हमारी जो पीछे परछाई बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो जितनी हमारी लंबाई है उसकी अपेक्षा ये जो प्रतिबिंब है वो हमसे छोटा बन रहा है या बड़ा है। तो ये वस्तु की साइज, प्रतिबिंब की साइज हमें बतानी है, प्रतिबिंब कैसा है। जैसे मान लो ये वस्तु है, यहाँ के इतना छोटा सा ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब है इतना बड़ा। तो देखो वस्तु बड़ी है लेकिन यहाँ छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। अब वस्तु इस तरीके से सीधी खड़ी है और जबकि यहाँ प्रतिबिंब इस तरीके से उल्टा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। और उल्टा, जहाँ भी शब्द दिखाई दे उल्टा, उसके साथ प्रतिबिंब वास्तविक हमेशा बनेगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होंगे अभी हम बताएंगे क्या होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, और वस्तु सीधी है जबकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और वास्तविक है। और कहाँ पर बन रहा है, तो इधर F है और P है। F और P इन दोनों के बीच में ही तो बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब F व P के मध्य बन रहा है। तो इतनी चीज़ें हमें बतानी है। हर किरणारेख में यही बताना है कि
प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, या कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। तो पहली हेडिंग हमारी जो कौन सी पढ़ हो जाएगी है कि जब वस्तु हमसे कहा जाए उत्तल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का किरणारेख समझाइए। तो पहली स्थिति ये हो गई कि वस्तु अनंत पर स्थित है। अब इस वस्तु को हम बढ़ा के आगे ले जाएंगे। देखो और वस्तु को हमने यहाँ पर भी रखा, तब भी वस्तु अनंत पर ही स्थित होगी। तो अब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो गई, ये नंबर 2 हेडिंग बन जाएगी हमारी। ये वस्तु जो मुख्य अक्ष पर रखी है, तो हमारी दूसरी हेडिंग ये बनेगी कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का किरणारेख समझाइए, जब वस्तु का किरणारेख समझाइए। फिर इस वस्तु को जो हम और आगे बढ़ाएं और यहाँ पर भी रखें तो भी वस्तु मुख्य अक्ष पर रहेगी, यहाँ पर भी अगर हम वस्तु को रख दें तो भी वस्तु मुख्य अक्ष पर ही रहेगी। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें अगला पॉइंट कौन सा मिलेगा, वक्रता केंद्र। यानी कि तीसरी हेडिंग हमारी ये बन जाएगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो हमें बताना कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कि वास्तविक है, छोटा है, वस्तु से बड़ा बनेगा या आभासी बनेगा, कैसा बनेगा। उसके बाद इस पॉइंट को जब हम इस वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे तो हम वस्तु को रखेंगे यहाँ पर। तो ये चौथी स्थिति हो जाएगी। और चौथी हेडिंग कौन सी बनेगी, जब वस्तु C और F के मध्य स्थित हो। ये वस्तु कहाँ स्थित है, C और F के मध्य में ही तो स्थित है। तो चौथी हेडिंग हमारी यही बन जाएगी, C का मतलब वक्रता केंद्र, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो तो वस्तु का किरणारेख समझाइए। तो 6 में से अभी कितनी स्थितियाँ हो गई, 4। अब इस वस्तु को हम आगे और बढ़ाएं तो हमें ये फोकस बिंदु मिलेगा। तो जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित होगी तो हमें बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। फिर इस वस्तु को हम और आगे बढ़ाएंगे तो वस्तु यहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो वस्तु इधर स्थित हो जाएगी। तो ये देखो वस्तु की स्थिति अब क्या हुई, F व P के मध्य। ये छठी स्थिति होगी कि जब वस्तु F व P के मध्य स्थित हो तो हमें बताना है कि वस्तु का किरणारेख कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा है, बड़ा है, काल्पनिक है या वास्तविक है। उसके बाद जो 6 हेडिंग हो गई। अब इसके आगे हम वस्तु को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसके आगे हम लाएंगे यहाँ पर तो भी वस्तु F व P के मध्य में स्थित होगी, और यहाँ पर भी रखना है तो भी F व P के मध्य में स्थित होगी। और आगे बढ़ा दें तब ये ध्रुव हो जाएगा, और ध्रुव तो दर्पण के अंदर स्थित है, तो हम इस दर्पण के अंदर वस्तु थोड़ी ना रख देंगे, ठीक, दर्पण से तो बाहर ही रहेगी, इसीलिए 7वीं स्थिति संभव नहीं है। इसीलिए ये 6 स्थितियाँ होती हैं, प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ। तो हमसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछते हैं कि अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु F व P के मध्य स्थित हो तो वस्तु का किरणारेख समझाइए। अब देखो कुछ चीज़ें और ये समझ में आ गया कि 6 स्थितियाँ कैसे करके बनती हैं। तो वो 6 हेडिंग इसी तरीके से बनती हैं। अभी सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कभी कभार देखना ये अवतल दर्पण है, देखो अब ये अब वक्रता केंद्र C, इधर ध्रुव P हो गया, फोकस बिंदु F। जैसे मान लो ये किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, यहाँ से परावर्तन होगा। अब परावर्तन होगा तो किरण इस तरीके से फोकस बिंदु से भी वापस लौट सकती है, या फोकस बिंदु से वापस नहीं लौटी तो ये किरण कहीं इधर से भी वापस लौट सकती है, वो तो कहीं भी जा सकती है। परावर्तन तो परावर्तन है, किरण कहीं से भी जा सकती है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किरण नीचे फोकस बिंदु से ही वापस जाएगी, या मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये किरण ऊपर भी तो इस तरीके से जा सकती थी, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं गई, परावर्तन है, वो तो किरण कहीं भी जा सकती है। तो इसके अब हम तुम्हें 3 नियम बताएंगे, सिर्फ 3 नियम। और ये 3 नियम तुम्हें पता चल गया, ये 3 ऐसे समझ लो 3 ब्रह्मास्त्र हैं तुम्हारे। हाँ, ये जो 16 चित्र हैं उन 16 चित्र के लिए ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं। और ये तुम्हें समझ में आ गया, ये 3 कॉन्सेप्ट तुमने अच्छे से तैयार कर लिए तो 16 के 16 चित्र हवा में बनेंगे तुम्हारे, ये ध्यान रखना। और अगर ये 3 नियम तुम्हें समझ में नहीं आए और ये 3 ब्रह्मास्त्र समझ में नहीं आए तो चित्र फिर रटना भी मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। समझना तो बहुत बड़ी बात है, रटना भी मुश्किल हो जाएगा कि कैसे करके रटोगे।
तो इसीलिए अब जो हम तुम्हें 3 नियम ये बता रहे हैं, 3 ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं, ये ध्यान रखना। और ये ब्रह्मास्त्र 3 समझ में आ गए तो चित्र सभी क्लियर हो जाएंगे। 16 चित्र हैं, बिल्कुल कोई सा भी एक भी चित्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये 3 नियम ध्यान से समझना कौन कौन से होते हैं। अभी बता रहे हैं ये 3 नियम। जो ये जो 3 नियम बता रहे हैं, इसमें पहला नियम लिखो। पहला नियम नोट करो। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से गुजरती है। सदैव फोकस बिंदु से गुजरती है। देखो, पहला नियम ये हमने बताया कि अगर कोई किरण, ये नियम भी हम कह सकते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट ये है, इसे ध्यान से समझो। पहले नियम में हमसे ये कहा है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो नोट पॉइंट अभी हमने लिखवाया उसमें यही तो है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो यहाँ दर्पण से परावर्तन होगा। और परावर्तन के बाद ये किरण कहाँ से जाएगी, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से वापस आती है। अब ये किरण हम कहें कि परावर्तन होगा तो ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। हम कहें कि ये नीचे चली जाए तो ये नीचे भी नहीं जाएगी। और हम कहें कि ये वक्रता केंद्र से वापस चली जाए तो वक्रता केंद्र से भी वापस नहीं जाएगी। ये हमेशा फोकस बिंदु से ही वापस आएगी। यही पहला नियम है, हमेशा फोकस बिंदु से ही वापस आएगी और इसके अलावा ये किरण कहीं से भी वापस नहीं जा सकती है। तो ये पहला नियम हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट। और ये अच्छे से 3 नियम याद हो गए तो 18 चित्र ऐसे हैं, 8 दूनी 16 चित्र ऐसे हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी रखने नहीं पड़ेंगे। अब दूसरा नोट पॉइंट लिखो। दूसरा नोट पॉइंट लिखो कि नई चित्र मत बनाओ, वो ऐसे ही याद रखो। देखो, नंबर 2, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव अपने मार्ग से ही वापस हो जाती है। सदैव अपने मार्ग से ही वापस हो जाती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सदैव अपने मार्ग से ही वापस हो जाती है। इसमें देखो, ये बता रहे हैं हम कि अगर कोई किरण, ये दूसरा नियम है, ये वक्र अवतल दर्पण हो गया। दूसरे नियम में हमसे ये कहा है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, जैसे मान लो ये किरण इस तरीके से आई, वक्रता केंद्र से गई, तो वक्रता केंद्र से गई, ये है परावर्तक तल, क्योंकि ये दर्पण है तो दर्पण से होगा परावर्तन। अब परावर्तन के पश्चात ये किरण चाहे ऊपर जा सकती है, चाहे फोकस बिंदु से, चाहे इधर भी आ सकती है, मुख्य अक्ष के समांतर भी हो सकती है, तो कहीं से भी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और कोई किरण वक्रता केंद्र से वापस जा रही है तो ये किरण
इस तरीके से वक्रता केंद्र से गई, यहाँ से परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद ये किरण वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। इसीलिए नोट पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह अपने मार्ग से ही वापस हो जाएगी। ठीक, ये है तीसरा नियम। लिखो, तीसरा नियम लिखो। देखो, फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सदैव दर्पण से परावर्तन के पश्चात, सदैव दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीसरा नियम है। इसमें देखो, ये तीसरा समझ लो। इसमें ये बताया कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है, इस तरीके से फोकस बिंदु से जा रही है प्रकाश की कोई किरण। अब यहाँ से होगा परावर्तन, तो परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे इस किरण को ऊपर इधर वापस भेज दें या इस साइड में या इधर कहीं वापस भेज दें या नीचे वापस भेज दें। तो तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से वापस जाती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम ये है। ठीक, तीसरा नियम है। देखो, ये तीनों ब्रह्मास्त्र एक बार फिर से समझ लो कौन कौन से हैं। इसमें पहला ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से वापस आएगी। वो किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से ही वापस आएगी। और आज ध्यान से ये तीनों नियम पढ़े होंगे, तो ये नियम 3 नहीं सिर्फ 2 नियम है। आज ध्यान किसी ने गौर से पढ़ा होगा तो पहला नियम और तीसरा नियम तो एक दूसरे के ये अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ देखो, किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये फोकस बिंदु से वापस आती है। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है किरण, फोकस बिंदु से वापस आ रही है। और जबकि यहाँ देखो, फोकस बिंदु से जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर वापस हो जाती है। एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल। तो पहला कॉन्सेप्ट ये तैयार कर लो तो तीसरा तो अपने आप तैयार हो गया। और इस वाले कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं, वक्रता केंद्र से किरण जाती है और परावर्तन के बाद ये किरण वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। तो ये 3 नियम है। पहला सिर्फ याद करना है, इसका तीसरा अपोजिट है और दूसरा में कुछ है नहीं, सिंपल है। तो ये और तुमने 3 नियम ये जो आज हमने बताया और ये 3 नियम तैयार करने तो ध्यान रखना, जो आगे 16 चित्र हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, अपने आप खुद ही चित्र बन जाएंगे, अच्छे बहुत बढ़िया तरीक़ा से सभी चित्र समझ में आएंगे। बस ये 3 कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना अच्छे से। जब आगे जो चित्र हम बताएंगे वहाँ यही 3 नियम लगेंगे, इन तीनों के अलावा कोई चौथा नियम नहीं लगेगा। और 16 चित्र हैं वो बढ़िया से तैयार होंगे। अब बताओ, इसमें से हर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये समझ में आ गया? सर, एक बार समझाइए।